हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। आज हम चैप्टर 4 दहन और ज्वाला की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। ठीक है, हम घर पर उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न मतलब अनेक प्रकार के ईंधनों का उपयोग अनेक विधि से करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं। व्यापार और उद्योग में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम आते हैं। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी आदि। ठीक है, आपकी सूची में क्या क्या होंगे। गोबर, लकड़ी, कोयला, काष्ठ कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी आदि। आप मोमबत्ती के जलाने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। ठीक है, मोमबत्ती के जलने से और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है। शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं जलता। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के पररूपों का अध्ययन करें। देखिए, दहन क्या है। कक्षा 7 में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। हमने देखा था मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम जलकर क्या बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम क्या उत्पन्न करता है। ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। इसी प्रकार क्रियाकलाप हम एक काष्ठ कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। काष्ठ कोयले के टुकड़े को संडासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुसेन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं। हम पाते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलता है। काष्ठ कोयला किस में जलता है। वायु में जलता है। हम जानते हैं कि काष्ठ कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश देता है। काष्ठ कोयला वायु में जलकर क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊष्मा और प्रकाश देता है। देखिए, ये मैग्नीशियम का दहन देखिए। ये देखिए मैग्नीशियम का दहन। आगे देखिए, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। ठीक है, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या देता है। ऊष्मा देता है। क्या कहलाता है। दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। ठीक है, ईंधन ठोस भी हो सकता है, द्रव और या तो गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लव के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और काष्ठ कोयला दाह्य पदार्थ हैं। हमें बताया गया था भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। भोजन हमारे शरीर के लिए क्या है। एक ईंधन है। देखिए, ठीक ही तो है। हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है। हमारे शरीर में भोजन कैसे अपघटित होता है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह हमने कक्षा 7 में पढ़ा था।
मतलब सीखा था या पढ़ा था। आगे देखिए, स्ट्रा माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, शीशा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह दिखाइए, अन्यथा उसे अदाह दिखाइए। ठीक है, देखिए लकड़ी, ये लकड़ी देखिए, लकड़ी, कागज, लोहे की कील, देखिए लोहे की कील नहीं जलेगी, मिट्टी का तेल जलेगा, पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा, स्ट्रा कास्ट कोयला जलेगा, माचिस की तीलियां जलेंगी, कांच नहीं जलेगा। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा घर पे। आगे देखिए, क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह हैं? आप इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें दहन होता है। देखिए आगे, सावधानी, जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए कि, देखिए ये मोमबत्ती है, इस प्रकार रखना है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दहन के लिए वायु आवश्यक है। प्रदर्शित करने हेतु प्रयोग। ठीक है, दहन के लिए क्या आवश्यक है? वायु। वायु के बिना मोमबत्ती नहीं जलेगी। आगे देखिए, वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे। देखिए ज्वाला को क्या क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए। अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः देखिए। तीनों स्थितियों में क्या होता है? क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। जलने के लिए, दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती। ठीक है, ये देखिए, ये इसे वायु नहीं मिल पाती। ये देखिए, इसको वायु नहीं मिल पाती, इन दोनों को वायु मिल रही है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, इसलिए दहन के लिए क्या आवश्यक है? वायु आवश्यक है। आगे देखिए, हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। सूर्य क्या करता है? अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? सूर्य ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते। किन अभिक्रियाओं द्वारा? नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। देखिए क्रियाकलाप। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जरिए अथवा पारदर्शक प्लास्टिक, ये जार है, ठीक है, क्या है? जार है। जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना क्यों बंद हुआ? क्यों बंद हुआ? अगर हम लोग ढक देंगे तो वायु अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाएगी। ठीक है, आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं। ठीक है, अगर मतलब आप लोगों ने सुना होगा अगर किसी व्यक्ति को
व्यक्ति के कपड़े में आग लग गई है तो उसको बुझाने के लिए कंबल से क्या करते हैं, ढक देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों करते हैं? ये देखिए, ये कंबल से लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों में आग पकड़ ली थी। ठीक है, अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है? मतलब क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी का तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? ठीक है, लकड़ी को जलाने के लिए आपको कागज और मिट्टी के तेल का प्रयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आप जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? ठीक है, क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? ये देखिए आगे, ये जंगल की आग। ये क्या है? ये जंगल की आग है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से पेड़ों में फैलती है। ठीक है, घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्द ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, जंगल की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। गर्मियों में वैसे ही सब चीज़ें सूखी रहती हैं, इसलिए आग जल्दी पकड़ लेती है। आगे देखिए, क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वो क्या कहलाता है? ज्वलन ताप। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे में के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती? माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। ठीक है, 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ। कितने वर्ष? 200 वर्ष पूर्व हुआ माचिस का विकास। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता था। जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता था तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। किसके कारण? घर्षण के कारण। ठीक है, घर्षण ऊष्मा के कारण। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता था। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाली और माचिस का उपयोग करने वाला दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ? दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है। क्या क्या? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। रगड़ने वाली सतह पर क्या लगाते हैं? लाल फास्फोरस, जो कम खतरनाक होता है। जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस
श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, किसका? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन का प्रारंभ हो जाता है। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दें तो वह आग पकड़ लेता है। क्या? मिट्टी का तेल को मिट्टी के तेल को अगर थोड़ा गर्म कर दे तो वह आग पकड़ लेता है। इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। किसका? मिट्टी के तेल का ज्वलन ताप जो है लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप से नहीं जलेगी। ठीक है, आगे देखिए। सावधानी, जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए। कागज के 2 कप तैयार करिए। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं? देखिए, ये जल है, ये कागज के कप हैं। कागज के कप में जल गर्म करना। ठीक है, आगे देखिए। कागज के खाली कप का क्या होता है? जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह जलता नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण कौन कौन? पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG आदि। क्या आप कुछ और भी ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए। अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके पास या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशमन सेवा को सूचित कीजिए। यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। आगे देखिए। ये देखिए, अग्निशमन फायरमैन दबाव के साथ जल फेंक कर आग बुझाता। देखिए, ये आगे देखिए।
क्या आपके शहर नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से भी कम हो जाता है। ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घर क्या है ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। ठीक है, जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं ईंधन, वायु, ठीक है, ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु और ऊष्मा, ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है। ठीक है, यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही क्या होता है? ईंधन होता है। आगे देखिए, ये देखिए, जल सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। जल कब काम कर पाता है? जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों से आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल से लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। ठीक है, अगर बिजली से आग लगी है या पेट्रोल डीजल से लगी है तो जल से बुझाना उचित नहीं है। ये देखिए, ये अग्निशामक यंत्र। क्या आपको याद है जल तेल से भारी होता है? ठीक है, जल क्या होता है? तेल से भारी होता है। कैसे? देखिए, अगर जल में तेल को डाल दिया जाए तो मतलब तेल ऊपर रहता है और जल नीचे रहता है। ठीक है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ठीक है, क्या है? CO2। पेट्रोल और यदि विद्युत उपकरण या पेट्रोल या डीजल से आग लगी है तो सबसे अच्छा मतलब आग बुझाने वाला क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2। ठीक है, ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। CO2 का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। ठीक है, ये विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। कौन? CO2 गैस। आगे देखिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले जाती है। ठीक है, ईंधन के ताप को कहाँ ले जाती है? नीचे ले जाती। कौन? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। CO2 प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों में बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है, जो आग बुझा देती है। दहन के प्रकार एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी, स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए। अपने माता पिता की सहायता के लिए कहिए। ये बच्चों के लिए है, ठीक है। गैस स्टोव को घुंडी को क्या कहते हैं, नाब, घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है, उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहलाता है। देखिए, कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन में कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश में बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्यों की लापरवाही से लगती है, ठीक है। जंगल में आग मनुष्यों की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अपक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अपक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार अपक्रिया विस्फोट कहलाती है। पटाखे पर दाब डालने पर विस्फोट हो सकता है। पटाखे पर दाब डालने से विस्फोट हो सकता है। देखिए, ज्वाला क्या है? LPG ज्वाला का परीक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के अपने अनुभव को याद रखिए। यदि आपको सारणी 4.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता। ये देखिए, मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वाला के रंग। ये देखिए कैसे गैस जल रही है, मोमबत्ती कैसे जल रही है, ठीक है। ये देखिए, मिट्टी के तेल के लैंप, मोमबत्ती और बुनसेन बर्नर की ज्वालाएं। देखिए, ये मिट्टी के तेल से जल रही है। ये बुनसेन बर्नर और लैंप, ठीक है। ये सब क्या है? बुनसेन बर्नर, लैंप और मोमबत्ती, ठीक है। आगे देखिए, ज्वाला की संरचना। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच को 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की
ये देखिए दहन पर ज्वाला देने वाले पदार्थ, ठीक है। देखिए कौन कौन ज्वाला देते हैं। देखिए मोमबत्ती ज्वाला देती है। मैग्नीशियम ज्वाला नहीं देता, ठीक है, ये ज्वाला नहीं देता, तो इसमें ये रहेगा। कपूर ज्वाला देता है। मिट्टी के तेल का स्टोव भी ज्वाला देता है। लकड़ी का कोयला उष्मा देता है, ज्वाला नहीं देता, ठीक है। आगे देखिए, अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र जोन में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा होता है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। गर्म बत्ती के पास का मोम कैसा, मतलब जल्दी पिघल जाता है। ये देखिए, ये दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं, दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वह ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघलती हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। क्रियाकलाप 4.5 में क्या कांच को नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट करिए। उसे संडासी किसे कहते हैं? मतलब देहाती भाषा में उसे शमसी बोलते हैं, ठीक है। लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रहिए, फिर उसे हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं? ये देखिए चित्र। कांच की प्लेट स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़कर रखिए। आगे देखिए, ये देखिए शमसी जो भी कहते हैं, ठीक है, ये पकड़े हैं। देखिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। ये देखिए, ये क्या है? देखिए, बिना जली मोमबत्ती सबसे आंतरिक क्षेत्र काला, ये देखिए, ये यहाँ, ठीक है। और ये मध्य भाग पीला आंशिक दहन वाला, और ये पूर्ण दहन का वह क्षेत्र नीला। ये देखिए हल्का हल्का नीला दिखाई दे। ये नीला भाग जो है सबसे गर्म भाग है। कम गर्म भाग, ये जो पीला पीला दिख रहा है ये कम गर्म भाग है। सबसे कम गर्म वाला भाग ये सबसे नीचे है, ठीक है। मोमबत्ती, ये क्या है? मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। आगे देखिए, ये देखिए सुनार कैसे फूंकनी से फूंक रहा है। वह ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? कौन? सुनार, ठीक है। ये देखिए फूंकनी से कैसे सोने चांदी को गला रहे हैं। ईंधन क्या है? याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोगों में
से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है या सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता मतलब सरलता पूर्वक जलता है या अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है या जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। ठीक है, ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। सारणी 4.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव एवं गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। ईंधन दक्षता। ईंधन दक्षता क्या है? यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा में उबालें तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? इसका कारण बताइए। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजे या केजी मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान सारणी 4.4 में दिए गए हैं। देखिए, ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैसीय ईंधन। ठीक है, आप लोग अलग अलग इसे लिखिएगा। ठीक है, देखिए जैसे ठोस में कोयला, द्रव में मिट्टी का तेल, गैसीय में प्राकृतिक गैस। ये देखिए ऊष्मीय मान। देखिए गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना होता है? 6000 से 8000। ठीक है, 6000 से 8000 मतलब केजे या केजी। लकड़ी का 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, मिट्टी का तेल 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55000, जैव गैस 35000 से 40000, हाइड्रोजन 1,50,000। ठीक है, आगे देखिए। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपभोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी के कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कौन? लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन। ठीक है, ये सब दमा और श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, सदियों में लकड़ी का उपयोग घरेलू तथा औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा था,
परंतु अब इसके स्थान पर कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। ठीक है, लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और सस्ती भी है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा था। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। ठीक है, बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन डाई मोनोऑक्साइड गैस से कमरे में सो रहे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, बंद कमरे में कोयला नहीं जलाना चाहिए। इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। आगे देखिए, अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक मात्रा में संभवतः विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? अधिक उष्मा से बर्फ पिघलने लगती है या हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाए। ठीक है, जो उसके आसपास के क्षेत्र हैं वो अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। देखिए आगे, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कौन सी गैस? कोयले और डीजल के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोंटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो नाइट्रोजन के गैस के ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। कौन सी? अम्ल वर्षा। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन। सीएनजी क्या है? एक स्वच्छ ईंधन है। देखिए, इस चैप्टर में प्रमुख शब्द कौन कौन से आए? अम्ल वर्षा, उष्मीयमान, दहन, विस्फोट, वनोन्मूलन, ज्वाला, अग्निशामक ईंधन और क्या है? ईंधन दक्षता, विश्व उष्णन, आदर्श ईंधन, ज्वलनताप, ज्वलनशील पदार्थ। ठीक है, इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा थोड़ा देख लेते हैं।
जो पदार्थ वायु में जलते हैं क्या कहलाते हैं? दाह्य कहलाते हैं। जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह्य कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। किसी चीज को जलने के लिए वायु में ऑक्सीजन आवश्यक है। दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। दहन के प्रक्रम में कोई चीज जलती है तो क्या क्या ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। ज्वलन ताप क्या है? वह निम्नतम ताप है जिस पर कोई पदार्थ मतलब दाह्य ठीक है जलने लगता है। ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु तो आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। ठीक है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में एक या एक से अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर मतलब कहीं आग लगी है तो उसके मतलब जो वायु का संपर्क है उसको तोड़ दिया जाए तो आग बुझ जाती है। आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है। विद्युत उपकरण पेट्रोल डीजल से लगी आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। आगे देखिए। ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र। आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है। यह ऐसी गैस का अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसका मात्रा किलो जूल या किलोग्राम होता है। ठीक है। किलो जूल या किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन का कारण बताया जाता है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन में उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रश्न करें। थैंक यू।